ए भाई मैं पिछले 25-30 साल से सुन रहा हूं MY वाई को फायदा हुआ, एम को क्या फायदा हुआ मुझे बताओ। तुम तेजस्वी के तरह चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते, मुझे बताओ। हमारे जाने के बाद हजरत इबलीस के लोग बहुत आएंगे आकर तुमसे कहेंगे ये जज्बाती बात करता है, ये भड़काऊ भाषण देता है। अरे मेरे भाई, जिसका कलेजा जलता है, जिसके सीने में तकलीफ होती है, जो नाइंसाफी को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो गूंगा नहीं रह सकता। वो अपनी माँ की तकलीफ को देखकर खामोश नहीं बैठ सकता। वो अपने बुजुर्गों के आंसुओं को देखकर खामोश नहीं बैठ सकता। जज्बात दिखाना है और एक साथ वोट डालना है। पतंग छाप पार्टी सिर्फ आपको आकर कहेगी कि देखो हम तुमको बचाएंगे आरएसएस से, और जब वोट ले लेंगे उसके बाद जब हम पर हमले होंगे गौ रक्षक की तरफ से या फसाद होगा तो कोई हमारी मदद करने नहीं आएगा। बिहार की राजनीति में अगर आप अपना हिस्सा चाहते हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि सीमांचल में खुशहाली आए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मस्जिदों का सही तरीके से तहफ़्फ़ुज़ हो, अगर आप ये चाहते हैं कि बुनियादी तालीम के स्कूल और हायर एजुकेशन के कॉलेजेस खोले जाएं, अगर आप ये चाहते हैं कि हुकूमत की मुलाजिमतों में जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है उस पर सही तरीके से अमलावरी हो, तो फिर मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप अपनी एक सियासी क़यादत को मजबूत करिए। मजलिस यही काम बरसों से कर रही है और हमारा मानना यह है कि जब तक भारत की सबसे बड़ी अक़लियत और बिहार में 19% मुसलमान अपनी सियासी लीडरशिप को मजबूत नहीं करेंगे तो हम इन तमाम नाइंसाफियों का खात्मा नहीं कर पाएंगे। इंसाफ अगर आप चाहते हैं तो इसका एक ही तरीक़ा है कि आप अपनी सियासी क़यादत को, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूत करिए। जब चुनाव आते हैं, इतनी बड़ी सभा होती है और जब चुनाव आते हैं तो हम वोट नहीं डालते, और वोट किस बुनियाद पर हम डालते हैं? खौफ की बुनियाद पर वोट का इस्तेमाल करते हैं। हमारे दिल में खौफ है कि अगर मजलिस को वोट देंगे तो फिर क्या बीजेपी आ जाएगी? मजलिस को अगर वोट देंगे तो फिर वो रिवायती पार्टी जो बरसों से हमारे पास है उसका क्या होगा? मेरे अजीज दोस्तों, मेरे नौजवानों, अगर आप अपने हाथों से अपने घर को नहीं बनाएंगे तो फिर कोई गैर आकर आपके घर को नहीं बनाएगा। अगर आप एक घर को बनाने के लिए अपने हाथों से बुनियाद को मजबूत नहीं करेंगे तो फिर कल कोई आकर उस पर तामीर भी नहीं करेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको फैसला करना है। किसी एक कौम के लिए, एक समुदाय के लिए 50-60 साल का एक अरसा बड़ा लंबा होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते कि ट्रायल एंड एरर। हमने ट्रायल एंड एरर बहुत कर लिया, हमने बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर लिए। अब हमको ये फैसला लेना है क़तई तौर पर कि हम अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूत करेंगे। बिहार में अगर आप प्रकाश की मिसाल ले लीजिए, अगर कोई हमारे ब्राह्मण भाई बहन है, भूमियार भाई बहन है, ठाकुर भाई बहन है, अग्रवाल समाज के हैं, उनके पास उनका नेता है। अगर ईबीसी की बात करेंगे तो हमारे उन ईबीसी भाई बहन के पास उनका नेता है। कुर्मी कुशवाहा की बात करेंगे तो उनके पास नेता है। अदर बैकवर्ड क्लास की बात करेंगे तो उनके पास नेता है। यादवों की बात करेंगे तो बोलेगा कि मैं यकीनन मेरे पास राजद है। अगर आप पासवान और मांझी की बात करेंगे तो कहेंगे कि हाँ हमारे पास नेता है। अगर किसी के पास सियासी नेता नहीं है
तो बिहार के 19% मुस्लिम समुदाय के पास उनका नेता नहीं है। और आप सिर्फ ये यहां पर जलसे में या फिर इस नुक्कड़ सभा में जमा होकर आप नारे लगाकर अपने घर को जाके सो जाएंगे, और अगर आपके जिस्म में, आपकी सोच में, आपके अमल में कोई तब्दीली नहीं पैदा होगी तो फिर इसका क्या फायदा। ये फैसला आपको और हमको करना है। हम ही से हमारे पैर का कांटा निकलेगा। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। और याद रखिए, अल्लाह उस कौम की हालत को नहीं बदलता जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप बदलने के लिए तैयार हैं तो आपको जानकर खुशी होगी, हैरत भी होगी कि रास्ते आपके लिए बनते जाएंगे। मगर नौजवानों, याद रखो, ये लड़ाई तुम्हारे मुस्तकबिल की मजलिस लड़ रही है। हम ये चाहते हैं कि आने वाला कल तुम्हारे लिए एक रोशन मुस्तकबिल की मिसाल बने, और ये उसी वक्त होगा जब आप मुत्तहिदा तौर पर आने वाले विधानसभा के चुनाव में बेखौफ होकर, एकजुट होकर आप एमआईएम पार्टी के पतंग छाप निशान पर बटन दबाकर अपनी एक पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूत करिए या उसको बनाइए। लोग मुखालिफत करेंगे, लोग आपसे आकर कहेंगे कि ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है, भड़काऊ भाषण देता है। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं, बताओ तुमने क्या हासिल किया। बिहार में भागलपुर का फसाद हुआ था, और भागलपुर के फसाद में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। उनकी लाशों को खेतों में दफना दिया गया, और उनकी लाशों के ऊपर से फूल गोभी उग रही थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कई कमीशन की रिपोर्ट तुम्हारे सामने रख रहा हूं। क्या हुआ, क्या भागलपुर में किसी को इंसाफ मिला। बिहार में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट किसका है? दलितों के बाद मुसलमानों का है। अगर स्कूल की कमी है तो किसके इलाकों में है? दलित और मुसलमान के इलाके में। हायर एजुकेशन के कॉलेजेस नहीं खोले जाते तो कहां पर, किसके इलाकों में, किसके महल्ले में, किसके गांव में। किसान है तो उनको इसकी कीमत नहीं मिलती। सीमांचल का इलाका है तो यहाँ पर एम्स नहीं खोला जाता। सीमांचल का इलाका है तो गाया की तरह यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी में फैक्ट्री नहीं खोली जाती। सीमांचल है तो यहाँ पर ट्रेन की पटरियों की लाइन नहीं डाली जाती। कोचा दामन में रेलवे स्टेशन नहीं खोला जाता। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे। मुझे माफ करिए अगर किसी को तकलीफ हो रही है। अगर आप अपने हक के लिए लड़ेंगे तो यकीनन तमाम मसाइल हल होंगे। अगर आप अपने शऊर का सबूत देंगे, जिंदगी का सबूत देंगे, अगर आप एहतजाज करने पर आएंगे, अगर आप एक होकर मजलिस को वोट देंगे तो आप देखेंगे तब्दीली पैदा होगी। अगर आप नहीं करेंगे तो हर सियासी पार्टी सिर्फ आपको आकर कहेगी कि देखो हम तुमको बचाएंगे आरएसएस से, और जब वोट ले लेंगे उसके बाद जब हम पर हमले होंगे गांव रक्षक की तरफ से या फसाद होगा तो कोई हमारी मदद करने नहीं आएगा। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि पिछले 40 साल में अगर हाँ पर हमने कुछ तरक्की की, कुछ हमने दुनिया में हासिल किया, तो इसमें कौन सी सेकुलर पार्टी ने आपकी हमारी मदद की? नेता तो बना दिए जिनकी जबानों पर ताला लगा हुआ है, इलेक्शन जीत कर आ गए, मगर विधानसभा में गूंगे और अंधों की तरह बैठते हैं, बहरों की तरह बैठते हैं। इनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि खड़े होकर मिल्लत मजलूमा की तकलीफ को बयान कर सके। मेरे भाई, आपको एक हरकियाती लीडरशिप की जरूरत है जो आपके दिल की, जज्बात की, आपके मसाइल की सही तर्जुमानी कर सके। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आइए मजलिस का साथ दीजिए। हम तुम्हारे दिल में छुपे हुए ख्वाबों को, अरमानों को पूरा करने के लिए तैयार हैं, मगर अगर आप हरकत आपको करना पड़ेगा, और सिर्फ हरकत एक ही करना है कि चुनाव के दिन, मतदान के दिन जहां पर मजलिस का कैंडिडेट होगा वहां पर पतंग छाप पर आप बटन लगाकर बता दीजिए इन तमाम सियासी पार्टियों को कि अब हम और तुमको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लोग
मैं पिछले 25-30 साल से सुन रहा हूं MY MY MY। वाई को फायदा हुआ, एम को क्या फायदा हुआ मुझे बताओ। MY के नाम पर सिर्फ वाई की बात होती है। MY के नाम पर सिर्फ वाई के वहां पर उनके घर में चिराग जलता है। MY के नाम पर मुख्यमंत्री एम नहीं बनता, कोई और बन जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तल्ख हकीकत है, इसको आपको सुनना पड़ेगा। मैं कोई परवाह नहीं करता कि मुझे लोग मुझ पर इल्जाम लगाते, मुझको गाली देते, क्या क्या बात करते मेरे बारे में, मुझे कोई इसकी फिक्र नहीं है। क्योंकि मैं जब इस दुनिया से मर कर जाऊंगा तो हशर के मैदान में ये इल्जाम लगाने वाले आकर मेरी तारीफ नहीं करेंगे, मेरे आमाल मेरी मदद करेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात पर हम जन्नत में जाएंगे। याद रखो, अगर हम दुनिया में हैं तो हमको ये देखना जरूरी है कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 15 साल हमने राजद को यहां का बिहार का इख्तिदार दिया, 20 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। बताओ फिर कौन सी ऐसी चीज हुई, एक मामूली सालीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सेंटर है किशनगंज में, वो दम तोड़ रहा है, उसको मदद नहीं कर सकता कोई। बताइए फिर क्या होगा अगर आप खुशफहमी का शिकार है। याद रखो, जो कौम सो जाएगी, फिर वो अगर सो गई तो सुबह कयामत में जब सूर फूंका जाएगा तुम उसी वक्त बेदार होगे। ये वक्त है बेदार होने का। जिंदगी का सबूत दीजिए और हरकत करिए। नौजवानों, मैं तुमसे अपील कर रहा हूं, मैं तुमको दावत दे रहा हूं, तुमको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तुमसे इल्तिजा कर रहा हूं, तुम आगे बढ़ो। क्या तुम तेजस्वी के तरह चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते? मुझे बताओ, क्या तुम में काबिलियत नहीं है? कितने लोग यहां पर पढ़े लिखे, हाथ उठाओ। तो फिर आपके पास अल्लाह ने आपको काबिल बनाया है। याद रखो, इस काबिलियत को इस्तेमाल करो, इस काबिलियत को इस्तेमाल करो नाइंसाफी के खात्मे के लिए। इस काबिलियत को इस्तेमाल करो किसी मजलूम के आंख से बहते हुए आंसू को रोकने के लिए। अपनी काबिलियत को इस्तेमाल करो ताकि तुम दुनिया को हिम्मत दे सको। अपनी काबिलियत को इस्तेमाल करो ताकि तुम्हारे दिलों से खौफ निकल जाए। इस काबिलियत को इस्तेमाल करो ताकि तुम दुनिया को उम्मीद दो। ये काम आपको करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। मैं तुम्हारी नारों का, तुम्हारे मेरे लिए तारीफ का मोहताज नहीं हूं। मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा, मगर मेरा ख्वाब यह है कि भारत के 17 करोड़ मुसलमानों की एक सियासी क़ियादत बने। जो लोग बार बार आकर कहते हैं कि मुसलमानों की अगर पॉलिटिकल लीडरशिप होगी तो नुकसान होगा, ये सबसे बड़े झूठे, कज़्ज़ाब और जालिम लोग हैं। याद रखो मेरी इस बात को। ये गुलाम है उन सियासी पार्टियों के जिनके फेंके हुए टुकड़ों पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। हम किसी के दर की फेंकी हुई हड्डी नहीं उठाएंगे, हम अपने हिस्से का जो शेर है लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इन लोगों से बचो जो तुम्हारे दिलों में नाउम्मीदी पैदा कर रहे हैं कि तुम नेता नहीं बन सकते। मैं कह रहा हूं, सीमांचल की जनता ना सिर्फ बिहार की क़ियादत कर सकती है, बल्कि सीमांचल का एक नौजवान लड़का है, लड़की इंशाअल्लाह भारत को भी लीडरशिप दे सकता है। ये काबिलियत आप में है, इसको इस्तेमाल करो, कॉन्फिडेंस डेवलप करो अपने आप में। याद रखो, अपने ख्वाबों को पूरा करो। अगर तुम्हारी मंजिल तुमको सितारों में नजर आ रही तो उन सितारों को हासिल करने की कोशिश करो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह की जात पर अटूट भरोसा करो और तवक्कल करो। अल्लाह ही हमको कामयाब और कामरान करने वाला है, मगर कोशिश करना हमारे हाथ में है, जुस्तजू करना हमारी जिम्मेदारी है, कुर्बानी देना हमारी फितरत में है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद बातें मुझे कहना था इस इंसाफ के कारवां के लिए, न्याय यात्रा के लिए। चुनाव आ रहा है तो कई कह रहा है कि मैं 10,000
महिलाओं को दूंगा तो कोई कह रहा है मैं आ गया तो 2500 दूंगा। अरे भाई, तुम 15 साल की सत्ता का हिसाब नहीं दे सकते, तुम कौन से महिलाओं का साथ दोगे? आज आप देख रहे हैं कि मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कुशवाहा साहब ने मिलकर एक ऐसा काला कानून बनाया वक्फ का, उसको वक्फ तरमीमी कानून कहते हैं, जिसके जरिए से बिहार की मस्जिदों को खतरा पैदा हो गया, बिहार के दरगाहों को खतरा पैदा हो गया, बिहार के खानकाहों को वीरान करने की नाउजुबिल्लाह कोशिशें की जा रही है। वो कब्रिस्तान जिसमें हमारे बुजुर्ग आराम से सो रहे हैं, उस पर कब्जा करने की कोशिशें की जा रही है। वो वक्फ की जमीन जिसका मालिक मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि मजलिस हमेशा से ये कोशिश करती आई है कि भारत की जमहूरियत में हर समाज को ये इजाजत दी गई कि वो अपने लीडर को पैदा करें, अपने नेता को बनाएं। अगर आप देखेंगे पिछले 50-60 साल में हमारे वतन अजीज के हर समाज ने अपना अपना एक नेता बनाया है, चाहे वो अपर कास्ट का ब्राह्मण समाज हो, ठाकुर समाज हो, भूमियार समाज हो, अग्रवाल समाज हो, या फिर ईबीसी सेक्शन के हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई और बहन हो, दलित समाज में हो जिसमें मांझी भी आ जाते, पासवान भी आ जाते, या यादव बरादरी के लोग हो। इन सब ने अपना अपना एक नेता बनाया है और वो उससे फायदा उठाते हैं और उससे उनको इंसाफ भी मिलता है। मगर एक समाज पूरे भारत में ऐसा है जिसने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि सियासी तौर पर उनकी क़यादत बने, उनका नेता बने। हम इस बात को भूल गए कि जमहूरियत में जब तक आपकी आवाज नहीं होगी, आपकी तकलीफ दूर नहीं होगी। जैसा कि हम बोलते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ उसको दूध नहीं पिलाती। तो हम सिर्फ नारे लगाकर खुश हो गए, हम सिर्फ मुशायरे में बैठकर एक शायर के जज्बाती शेर को सुनकर बड़ा खुश हो गए। कोई आकर हमसे कहा अरे आप तो वो लोग हैं, हम खुश हो गए। मगर हमको मिला क्या मेरे भाई? बिहार की मिसाल ले लीजिए, पिछले 50-60 साल में हमको मिला क्या? ये सीमांचल की सरजमीन है, यहाँ पर अगर बारिश हो गई तो कई कई दिन तक कई गांवों को हम नहीं जा सकते। पानी जमीनों को काट कर लेकर जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। आपके जोकीहाट में क्या ये बात सच नहीं है कि आज भी यहाँ पर रोड का इंतजाम बराबर नहीं है? बताइए, ये इंसानों की बस्ती है। 2025 में हम रह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं विकसित भारत, राजद के नेता कहते हैं कि मैं इसको ऐसा बना दूंगा। कभी कोई आकर देखा कि इस गांव में इस रोड पर बसने वाले इंसान हैं जिनके पास रोड भी नहीं है, जिनके पास स्कूल भी नहीं है, अगर स्कूल है तो क्लासरूम नहीं है, और अगर स्कूल है तो सिर्फ बच्चे खाने के लिए जमा हो जाते हैं। जूनियर कॉलेज नहीं है हमारी बेटियों की पढ़ाई के लिए। इस सरजमीन का नौजवान, 50% नौजवान इस सरजमीन को छोड़कर गुर्बत की वजह से अपने घर को पालने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में चले जाता है। और अब अगर मैं गलत ना कहूं कि जितने हमारी तकरीर की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसमें से कितने लोग हमारी तकरीर को रिकॉर्ड करके अपने भाइयों को भिजाएंगे जो हिंदुस्तान के कोने कोने में? हाथ उठाइए। ये हाल कर दी हमारा कि हम अपनी आवाज को सुनाने के लिए आप रिकॉर्डिंग करके हिंदुस्तान के कोने में कोई जो कि हाट का हमारा भाई, बेटा, बहन बैठी है उसको भिजा रहे हैं। मेरे भाई याद रखिए, जब तक आप अपने हाथों से अपने मुकद्दर के फैसले नहीं करेंगे, कुछ तब्दील होने वाला नहीं है। मैं यहां पर जज्बाती तकरीर करके चले जाऊंगा, तुम नारे लगाओगे, मगर याद रखो तब्दीली उसी वक्त पैदा होगी मेरी माँ और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, जब तुम एक मुट्ठी की तरह मुत्तहिद होकर
मतदान के दिन, हक रायदही के दिन अपना एक एक वोट आप जिस तरह पहले आपने इस्तेमाल किया था, मजलिस के हक में एक बार इस्तेमाल करके देखिए। क्या आप थक नहीं गए? 15 साल आपने राजद को मौका दिया, 20 साल नीतीश कुमार की सरकार रही, उससे पहले 20 साल कांग्रेस की सरकार रही, बीच में बीजेपी भी नीतीश कुमार के साथ आ गई। क्या मिला मेरे भाई बिहार के गरीबों को? क्या मिला बिहार के किसानों को? क्या मिला बिहार के महिलाओं को? अगर कुछ मिलता तो फिर आज कोई आकर कह रहा है कि तुम फॉर्म भर दो, हम अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो तुमको हम 2500 रुपये डाल देंगे। अरे याद रखो, कहावत ये है कि मुझे मच्छी मत दो, मुझे मच्छी पकड़ना सिखा दो, मुझे हुनर दो। और ये 2500 देने की बात महाराष्ट्र में भी हमने कहा था। वहां पर महाराष्ट्र में बीजेपी ने कहा था चुनाव से पहले, आज से 6 महीने पहले, कि हम वहां पर लाड़की बहना स्कीम के नाम से कहा था कि हम आ जाएंगे, 2000 रुपये देंगे। आप फोन मिलाकर महाराष्ट्र मुंबई में पूछो, वहां की खवातीन ये पुकार कर कह रही हैं कि हमारा वोट हासिल किया और हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे। फिर आज आकर कह रहे हैं इतने देंगे उतने देंगे। अरे मेरे भाई, अगर तुम पैसे देना चाहते तो रोड क्यों नहीं बनाए? जोकीहाट से यहां पर आपने मजलिस का टिकट जो शख्स लेकर आया था उसको आपने वोट दिया, क्या वो काम करवाया जोकीहाट में? बताइए हमको, डरिए मत, क्या वो काम कुछ करवाया आपका? और मजलिस को छोड़कर क्यों गए? कहा कि नहीं, बल्कि अपने साथ 4 को लेकर गए। उसकी क़यादत जोकीहाट के विधायक कर रहे थे, कह के मजलिस में रहेंगे तो काम नहीं होगा। मैं उनसे कह रहा हूं कि कोई आरटीआई का एप्लीकेशन डाले और डालकर पूछे कि अख्तर उल ईमान ने अपने असेंबली के हलके में कितने करोड़ के काम कराए। अख्तर उल ईमान ने 5 साल में 800 करोड़ के काम मंजूर करवाए, जो अब काम चल रहे हैं, बास काम मुकम्मल भी हो गए। उसमें कितने का ब्रिज है? 200 300 करोड़ का खाली ब्रिज का काम चल रहा है। और काम कैसा चल रहा है? अख्तर भाई हमको बोले कि आप आ जाइए, आपको नदी में चलना है हमारे साथ। हम चले नदी में अख्तर भाई के साथ। फिर बोले एक और नदी में चलना, हम चले नदी में, हमारे घुटने बराबर पानी था। अख्तर भाई वापिस असेंबली गए, तेजस्वी मिनिस्टर था, बोला अख्तर भाई आपके ब्रिज का काम हम मंजूर करवा दिए। अरे तुम तो तेजस्वी के तलवे चाट रहे थे, तुमने जोकीहाट की रोड नहीं बना सके, तुम किस सूरत से आकर रोड पूछोगे? मुझे बताओ। तुम तो खींच कर लेकर गए, तुम तो सबके लीडर बन के गए, तुम तो डाकुओं के बड़े लीडर बनकर गए थे। क्या मिला तुमको? और इन लोगों को तकलीफ क्या है? क्यों इन लोगों को खींचा इन्होंने? क्योंकि आपने अपने वोट से सीमांचल में मुसलमानों की एक सियासी लीडरशिप को पैदा किया। तो मोदी को तकलीफ, अमित शाह को तकलीफ, नीतीश कुमार को तकलीफ, लालू को तकलीफ, कांग्रेस को तकलीफ। ये कौन है वो लोग जिसको हम 60 साल से इनके जज्बात को दबा कर रखे थे, डरा कर रखे थे, इनको खिलौने देकर बहला कर रखे थे? आखिर ये क्या हुआ कि इन्होंने अपने वोटों से अपने दिल में छुपी हुई जज्बात को वोट के जरिए अपने नेताओं को कामयाब कर दिया। इसीलिए मजलिस के 4 एमएलए को खरीदा गया। मगर अब दोबारा हमारे पास मौका आया। मेरी आप तमाम से अपील है कि जब मतदान का दिन होगा, जोकीहाट में और सीमांचल में, आपको उसी शिद्दत और उसी ताकत और उसी मोहब्बत के साथ निकलकर, बल्कि जोकीहाट की आवाम से मैं दर्दमंदाना अपील कर रहा हूं, जिसने आपके जज्बात को धोखा दिया, जिसने आपके जज्बात का मजाक उड़ाया, जिसने आपकी आंख से आंसू जो खत्म हो रहे थे उन आंसुओं को फिर से जारी कर दिया, जो हमारे नौजवानों को नजर आ रहा था कि मेरा मुस्तकबिल अच्छा होगा, जिसने नौजवानों के मुस्तकबिल को अंधेरा कर दिया। मैं उन तमाम से अपील कर रहा हूं
एक मर्तबा निकलिए और लाखों की तादाद में निकलिए। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि आप पतंग छाप पर बटन दबाकर सीमांचल को एक नई राह पर लेकर जाइए। सीमांचल में इनकलाब पैदा करिए। याद रखो मेरी माँ और बहनों, याद रखो जो कि हाट की गयूर अवाम, तुम्हारा वोट तुम्हारे मुकद्दर के फैसलों को तब्दील करेगा। तुम्हारा वोट जुल्म का खात्मा करेगा। तुम्हारा वोट गद्दारों को घर में बिठा देगा। तुम्हारा वोट इस बात का सबूत देगा कि तुम जिंदा कौम हो। जब जिंदा कौम हो तो क्या तुम वोट दोगे पतंग छाप के नाम पर? क्या हम जिंदा कौम है या नहीं है बताओ? अगर जिंदा है तो फिर पतंग छाप को वोट देंगे। बस आप वादा कर रहे हैं हमारे जाने के बाद, हमारे जाने के बाद हजरत इबलीस के लोग बहुत आएंगे आकर तुमसे कहेंगे ये जज्बाती बात करता है, ये भड़काऊ भाषण देता है। अरे मेरे भाई, जिसका कलेजा जलता है, जिसके सीने में तकलीफ होती है, जो नाइंसाफी को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो गूंगा नहीं रह सकता। वो अपनी माँ की तकलीफ को देखकर खामोश नहीं बैठ सकता। वो अपने बुजुर्गों के आंसुओं को देखकर खामोश नहीं बैठ सकता। जज्बात दिखाना है और एक साथ वोट डालना है पतंग छाप पर। तुम मेरी तरह नहीं बात कर सकते, तुम गूंगे हो क्योंकि तुमको गरीबों की तकलीफ नहीं मालूम। तुम अंधे हो क्योंकि तुमको नाइंसाफी दिखाई नहीं देती। अरे तुम बहरे हो क्योंकि तुम अपने जज्बात को, अपने ज़मीर को खुला आंखों के सामने बेच चुके हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये मजलिस ये पैगाम आपको देती है। यहां पर एक इनकलाब बर्पा करिए, जो कि हाट से आप अपने नुमाइंदे को कामयाब करिए। इनसे पूछिए, ये तेजस्वी के पास तो चले गए, क्या दिया तुमको तेजस्वी ने? तुमने तो तेजस्वी को बहुत तोहफे दिए। क्या क्या दिए मुझे मालूम नहीं, कुत्ते के पेशाब का बोतल भी दिए। मैं नहीं बोल सकता वो बात। बहुत कुछ दिए, मगर उसको दिए, तुमको क्या दिए बताओ? क्या दिया तुमने जो कि हाट की आवाम को? मालूम हुआ कि कोई कोचा दामन का गाड़ी दिया। बेटी का सालगिरह था तो बोला, अरे आपकी बेटी हमारी बेटिया, ये ली 80 लाख की गाड़ी। किसी ने कहा, अरे आप आए लो, ये लो। अरे जालिमो, वक्त के फिरौन से इतनी मोहब्बत करते हो, वक्त के यजीद से इतनी मोहब्बत करते हो, मगर जो लोग गरीब हैं, जो लोग बेजुबान हैं, जिसने तुम पर भरोसा किया, तुम उनके लिए मर मिटने को तैयार नहीं हो। इन्होंने मजलिस को धोखा दिया, ओवैसी को नहीं धोखा दिया, इन्होंने आपको धोखा दिया। और ये वैसे लोग हैं कि अगर कल मोदी के सामने भी नीलामी करना है अपनी, तो कहेंगे कि सर आप बोली लगाइए, हम नाचने को तैयार हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम तेजस्वी को ये पैगाम दे रहे हैं। अख्तरुल ईमान ने जो खत लिखा वो कमजोरी की निशानी नहीं थी। तुमने इतना दगाबाजी हमसे की, मगर हम बिहार में भाजपा को रोकना चाहते, मोदी को रोकना चाहते, इसलिए हमने आला ज़र्फी का मुजाहरा किया। हमने कहा 6 सीट दे दो, हमने पेशकश की, मगर याद रखो हमने हाथ बढ़ाया है। इस हाथ बढ़ाने को तुम अगर कमजोरी समझोगे तेजस्वी, तो हमारी तारीख गवाह है कि जब कभी हमने हाथ बढ़ाया दोस्ती के लिए और दुश्मन ने समझा ये कमजोरी है, ये हाथ बड़े ताकतवर और दराज है, ये तुम्हारे गिरबान के तार से खेलने के लिए भी तैयार रहेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम बीजेपी को भी कहना चाह रहे, मोदी अमित शाह को, कि तुम सीमांचल की जनता को बदनाम और बेइज्जत नहीं कर सकते। क्या जुर्रत मोदी की कि सीमांचल में आकर कहते कि यहां पर बांग्लादेशी हैं। अरे मोदी जी,
सीमांचल में कोई बांग्लादेशी नहीं है। हाँ, दिल्ली में तुम्हारी एक बहन बांग्लादेश की बैठी है, उसको निकाल कर फेंको बांग्लादेश में, उसको निकालो, लाओ उसको यहां पर सीमांचल में, हम उसको ले जाकर बांग्लादेश में छोड़कर आते हैं। बात हम बता रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि मोदी अमित शाह आएंगे सीमांचल में, घुसपैठी। अरे इलेक्शन कमीशन 65 लाख नाम निकाल दिया, एक घुसपैठी निकला। चूहा खोद कर तुमने, पहाड़ खोद कर तुमने चूहा को नहीं निकाला और बोल रहे घुसपैठी। बहरहाल नरेंद्र मोदी, आपने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, कुशवाहा साहब ने मिलकर एक काला कानून बनाया जो हमारे मस्जिदों को छीनना चाहते हैं, हमारे दरगाह और खानखा को छीनना चाहते हैं, हमारे कब्रिस्तान को छीनना चाहते हैं, हमारे ईदगाह की जमीन को छीनना चाहते हैं। ऐ बिहार की आवाम, ऐ सीमांचल की गयूर आवाम, ऐ जो कि हाट के मेरी इज्जतदार माँ और बहनों और मेरे नौजवानों, क्या तुम इस काला कानून के खिलाफ जमहूरी तौर पर खड़े होगे या नहीं होगे? बताओ, क्या तुम अपनी मस्जिद को दोगे? क्या तुम अपनी खानखा को दोगे? क्या तुम अपनी शनाख्त को खो दोगे? तो फिर नहीं का फैसला कर लिया तो फिर तुमको हाँ के नाम पर वोट देना पड़ेगा, पतंग छाप पर दोगे तो आपको जवाब देना है मोदी को, जो सीमांचल को बदनाम करता है कि यहां पर बांग्लादेशी है। जवाब देना पड़ेगा उन पार्टियों को जो 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। जवाब देना पड़ेगा आपको 20 साल की नीतीश कुमार की सरकार को, जिन्होंने हमारे नौजवानों के मुकद्दर को बर्बाद कर दिया। क्या आप वोट के जरिए जवाब देंगे? जवाब देंगे इंशाअल्लाह। पूरे हाथ उठाकर बोलिए जवाब देंगे। सुन लो शाहनवाज, मैं तुम्हारे लिए आया था हेलीकॉप्टर में, याद है? तुम्हारी मोहब्बत इतनी थी कि तुमने हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया था, याद है? आप हेलीकॉप्टर का पायलट का ओवैसी साहब, आप चले जाइए, जो कि हाट की आवाम या तो आपको उठा लेगी या मेरे हेलीकॉप्टर को उठा लेगी। इतना डर गया था। तुम भूल गए शाहनवाज कि तुम रोकर मुझे फोन किए थे। तुम्हारी जबान से क्या अल्फाज निकले थे कि कोई मेरा हाथ पकड़ने को तैयार नहीं। असद भाई, मैं आज लाचार हूं। अरे उस वक्त पर हमने तुम्हारा हाथ थामा था। तुमको यहाँ की अवाम ने अल्लाह के फजलो करम से कामयाब किया। मगर खैर कोई बात नहीं, जिसका जितना ज़र्फ है वो उतने ही ज़र्फ के मजारे करेगा। हमारा ज़र्फ क्या था? लोकसभा का चुनाव था, कुलैया बरादरी के लोगों ने आकर कहा कि तस्लीम साहब के नाम पर आप वोट डालने के लिए बोलो। हम एक मिनट नहीं सोचे, हमने कहा कि सिर्फ तस्लीम साहब के नाम पर हम कहेंगे, इसके नाम पर नहीं कहेंगे जो गद्दार है। हमने कहा, याद होगा पार्लियामेंट में, डालो तस्लीम साहब के नाम पर। अरे तुमने अपनी बाप की उस अजीम तारीख को भुला दिया। मेरे भाई, हमारे माँ बाप मर जाते हैं, हर कोई मरेगा, मगर अगर आप उनके नेक नक्शे कदम पर चलते हैं तो दुनिया बोलेगी कि इसका बाप जिंदा है, इसकी माँ जिंदा है, इसका चाचा जिंदा है, इसका ताया जिंदा है, क्योंकि ये उस राह पर चल रहा है। मगर तुमने जो राह चुनी है वो राह तुमको भी बर्बाद करेगी इंशाअल्लाह ताला। तो खैर मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया, क्योंकि मगरिब का वक्त हो रहा है। मेरे साथ नारा लगाइए, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद। अब एक और नारा लगाना पड़ेगा, वफादार जिंदाबाद, गद्दार 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 सीमांचल की आवाम। सलाम अलैकुम।
रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस कारवान इंसाफ में एक नुक्कड़ सभा में आप लोग शिरकत किए। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे अपील करने आया हूं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में कोचादामन असम्बली हल्के से आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब और कामरान करिए, उनको अपना एक नया विधायक बनाइए। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपने मोहतरम जनाब अख्तर ईमान साहब के लिए, मजलिस के उम्मीदवार के लिए आपने बड़ी उनको भारी अक्सरियत में वोट का अपना इस्तेमाल किया और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला कोचादामन में आप वफादारों को कामयाब करेंगे और गद्दारों को शिकस्त देंगे। जिन्होंने हमको धोखा देकर हमारे अपने ज़मीर को बेचकर आप तमाम के जज्बात का, आपकी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है, मुझे यकीन है कि अल्लाह की कुदरत उनको दीन और दुनिया में जलील और रुस्वा करेगी और जो लोग हमेशा उनको एक धोखा देने वाले के नाम से याद रखेगी। आप जानते हैं कि अख्तर ईमान साहब बहैसियत एक विधायक अपने विधानसभा में 5 साल में 800 करोड़ के काम को शुरुआत करवाया और बहुत से काम पाए तकमील को भी पहुंच गए। वहीं जाकर जब हम कोचादामन से हमको खबर मिलती है कि जिसको हमने बड़े अरमानों से वोट दिया था और उम्मीदें हमने वाबस्ता की थी, वो शख्स आज कोचादामन में तरक्की का काम कराना छोड़िए, वो आज अपना चेहरा कोचादामन के अवाम को दिखाने के लिए तैयार नहीं है। खैर बहरहाल इंशाअल्लाह ताला वक्त आ रहा है यानी करीब में, और आप और हम मिलकर अपने जज्बात की तर्जुमानी करेंगे। अख्तर ईमान साहब ने बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार की दोबारा हुकूमत बनने को रोकने के लिए उन्होंने ख़त जनाब लालू प्रसाद यादव को लिखा और फिर उनके बेटे ने इसरार किया कि पप्पा को लिख दिया, बेटे को नहीं लिखा, तो अख्तर ईमान ने उस हुज्जत को भी पूरा किया। हम भी नहीं चाहते कि बिहार में दोबारा नीतीश कुमार की हुकूमत बने या बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। अब ये उन पर मुनस्सिर है कि हमने जो दोस्ती का पेशकश किया, बावजूद इसके कि उन्होंने हमारे 4 विधायक को खरीद लिया। हमारा पेशकश का मतलब कोई कमजोरी नहीं है, हमने ताकत की बुनियाद पर उनको ये कहा कि आप इसको कबूल करिए, नहीं तो हम तैयार हैं, अपनी जंग को जारी रखेंगे, हम अपने मैदान में जाने वाले हैं। तो बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, जैसा कि अख्तर ईमान साहब ने कहा, हमको जोकी जाना है, फिर वहाँ से अररिया को जाना है। बस इस उम्मीद पर हम आपसे इजाज़त लेकर रुख्सत ले रहे हैं कि आप तमाम का साथ हमारे साथ होगा, आप तमाम की दुआएं मजलिस की कामयाबी के लिए हमारे साथ रहेंगी और हमको पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जब पोलिंग बूथ के डब्बे खुलेंगे तो पहले से ज़्यादा अक्सरियत से इंशाअल्लाह ताला कोचादामन से मजलिस के उम्मीदवार की कामयाबी होगी। और हमारी बात को याद रखिए, हर समाज का नेता है, हर समाज का नेता है। अगर 19% समाज का कोई नेता नहीं होगा तो बताओ कौन हमारे आंसू पहुंचेगा, कौन हमको उम्मीद दिलाएगा, कौन हमारे लिए विधानसभा में जाके लड़ेगा। याद रखो मेरी इस बात को, मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, मगर जब तक हम अपने वोट से, अपने इत्तेहाद से, अपने सियासी शऊर से अपने नेता को कामयाब नहीं करेंगे, फिर मुक़द्दर की शिकायत मत करो कि मुझसे नाइंसाफ़ी हो रही है। सीमांचल की पसमानदगी इसी वजह से है कि हमने अपना नेता नहीं बनाया। जिस दिन हम अपना नेता बना लेंगे, सीमांचल से इंसाफ होगा, सीमांचल में वो काम होगा जो बिहार के दूसरे इलाकों में होता है। और नौजवानों, मैं तुमको पैगाम दे रहा हूँ, बिहार में 60% आबादी 25 साल से कम उम्र नौजवान लड़के और लड़कियों पर मुश्तमिल है। खुदा के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए मजलिस को कामयाब करो। ये तुम्हारा कल, आने वाले साल, आने वाला कल का सूरज जो निकलेगा वो तुम्हारा मुस्तकबिल होगा। नौजवानों, जो तकालीफ हमारे बुजुर्गों ने उठाई है उस तकालीफ से तुमको नहीं गुजरना है। इसलिए अपनी क़यादत के लिए, अपनी पार्टी के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करके आप अख्तर ईमान की क़यादत को बिहार में मजबूत करिए। शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ओवैसी साहब जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप
अली जफर असलम जिंदाबाद, जफर असलम जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद, वतन छाप जिंदाबाद, वतन छाप, अख्तर ईमान खड़ी कर दे, अख्तर ईमान जिंदाबाद, अख्तर ईमान जिंदाबाद। गाड़ी का काफिला को धीरे धीरे बढ़ाते हुए अररिया चलेगी। जोकी गाड़ी खाली, जोकी गाड़ी। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, आदिल हसन साहब, हसनैन साहब, मौजूद हाज़रीन इकराम, क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है, देर भी हो गई हमको आने में, मैं माजरत चाहता हूँ। और 5-6 मिनट के अंदर मगरिब की नमाज का वक्त भी शुरू होने वाला है। हम आपसे ये अपील करने आए हैं कि आप मुत्तहिद रहिए और इंशाअल्लाह ताला आपके बार ठाकुरगंज से आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को यहाँ से कामयाब करके बिहार के असेंबली में भिजाइए, ताकि आपके इस विधानसभा में जो बहुत से मसले मसाइल हैं, एक फहरिस्त है कामों की जो मुझे बताया गया कि यहाँ पर मंडी की ज़रूरत है, यहाँ पर अनानास और केले की पैदावार होती है और उनको उनकी कीमत नहीं मिलती है और दलाल उससे फ़ायदा उठा लेते हैं। बल्कि मुझे एक बात मालूम हुई कि यहाँ पर एक ब्रिज बनाया गया था और नीतीश कुमार की सरकार में, जिसको गंभीर पुल, जैसा वो पुल तामीर हुआ वो ज़मीन में धंस गया। हाँ, तो अब ये बहुत से तकालीफ हैं, स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, रोड बराबर नहीं है, दालेगांव पंचायत मुख्यालय से उसका कोई जुड़ा हुआ रास्ता नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों के हल के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुत्तहिदा तौर पर मजलिस को कामयाब करिए। अख्तरुल ईमान की क़ियादत में बिहार में, सीमांचल में मजलिस आपकी आवाज़, आपकी मसाइल की तर्जुमानी कर रही है। तो मेरी यही आपसे गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। बीजेपी को रोकना है और बीजेपी को रोकने के लिए ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये कोशिश की। मगर अगर हमारी इस कोशिश को कोई कमज़ोरी समझता है कि हमने ख़त लिखकर उनसे गठबंधन में अलायंस की या इत्तेहाद की बात की, हम कमज़ोरी की बुनियाद पर नहीं लिखे बल्कि ताकत की बुनियाद पर ख़त लिख कर दिए। और अगर ख़त लिख कर देना अगर वो कमज़ोरी समझ रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला उनको बहुत जल्द पता चल जाएगा जब इंतखाबात होंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, जब से देश में बीजेपी की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मुख्तलिफ समुदायों में गलत फहमी और जहर फैलाने का काम उन्होंने किया। एक नया कानून बना दिया, वफ़ तरमीमी कानून, जिसके ज़रिए से हमारी मसाजिद को छीनने की कोशिश की जाएगी, दरगाहों को, खानखाहों को छीनने की कोशिश की जाएगी। पार्लियामेंट में मैंने बहैसियत रुकने पार्लिमान पूरी कोशिश की, पूरे कानूनी दलाइल के साथ हमने कोशिश की और कहा कि यह कानून वफ़ की जायदादों को बचाने के लिए नहीं बल्कि वफ़ की जायदादों को लूटने के लिए बनाया गया है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी लड़ाई बीजेपी के और आरएसएस के इस एजेंडे के ख़िलाफ़ शुरू से जारी थी और जारी रहेगी। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये सीमांचल की सरज़मीन जो भारत का सबसे पसमानदा इलाक़ा है, इसके इंसाफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नुमाइंदे को, मजलिस के नुमाइंदे को कामयाब करके बिहार की विधानसभा में भिजाइए ताकि आपकी पसमानदगी का खात्मा हो सके। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि इलेक्शन के दौरान में मैं दोबारा आपके दरमियान में आकर अपनी तफसीली बात करूँगा। आपका बेहद शुक्रिया जो आप इतनी बड़ी तादाद में आज यहाँ पर आए, क्योंकि मगरिब की अज़ां का वक्त, नमाज का वक्त करीब है, इसलिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बेहतरुल ईमान, गुलाम हसनैन साहब, गुलाम हसनैन साहब जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद, एआईएम पार्टी जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान साहब जिंदाबाद, आदिल हसन साहब जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद, एआईएम पार्टी जिंदाबाद, गुलाम हसनैन जिंदाबाद, गुलाम हसनैन जिंदाबाद, गुलाम हसनैन जिंदाबाद, फौज विधानसभा की जनता जिंदाबाद।
MIM पार्टी जिंदाबाद, अवैसी साहब जिंदाबाद, अख्तर ईमान जिंदाबाद, गुलाम हसन जिंदाबाद, गुलाम हसन जिंदाबाद। गुलाम हसन जिंदाबाद, अवैसी साहब जिंदाबाद, MIM पार्टी जिंदाबाद, अख्तर ईमान जिंदाबाद।